हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बनवारी लाल मीणा से आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय पीपलकोट। आज हम जिस पेपर का टॉपिक पीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट के टॉपिक अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र अपने आप में बहुत ही एक विशेष और एक व्यापक सब्जेक्ट है। उसको विस्तार से समझने से पहले हमें उसको परिभाषित करना और उसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को माना जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। अर्थशास्त्र की परिभाषा को परिभाषित करने के लिए अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने उसके कुछ आधार बनाए। कुछ ने धन को आधार बनाया, कुछ ने उसकी उपयोगिता को आधार बनाया, कुछ ने संकीर्णता या उसकी कमी को आधार बनाया, कुछ ने विकास संबंधी अवधारणाओं के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश की। अपने आप में कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं होती, लेकिन चूँकि हमें यहाँ अर्थशास्त्र को विस्तृत रूप से समझने का हम प्रयास करते हैं कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसके बारे में क्या क्या परिभाषाएं दी। अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। 303 ईसा पूर्व कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध मूलतः राजनीतिक क्षेत्र से था, इसलिए इसे राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाने लगा। कौटिल्य ने जिस अर्थशास्त्र की रचना की उसका मूलतः संबंध राजनीतिक अवधारणाओं से था। आर्थिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओक्यू और प्लस नोमस से हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ परिवार का नियम अर्थात एक गृहिणी परिवार की सीमित आय से आवश्यकताओं की संतुष्टि किस प्रकार करती है। अर्थशास्त्र के विकास के साथ साथ इसकी परिभाषाओं का दायरा भी बढ़ता गया। जिस अर्थशास्त्री के समय जैसी तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, उसी के अनुरूप उसने अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। सबसे पहले अर्थशास्त्र को परिभाषित जो हमने पढ़ा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि एक राजनीतिक सिद्धांतों का अर्थशास्त्र था। अब हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखना चाहेंगे। विभिन्न आधारों पर जो परिभाषित किया गया अर्थशास्त्र को, तो सबसे पहले हम धन संबंधी जो परिभाषाएं दी, जिन्होंने वेल्थ यानी धन को अपना आधार बनाया और अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की कोशिश की। इस मत के प्रबल समर्थक अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ हैं। उस समय अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था। इन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में लिखी। में अर्थशास्त्र को राष्ट्रों के धन का स्वरूप और कारणों की खोज से संबंधित माना। अर्थात एडम स्मिथ ने मुख्य फोकस अपनी परिभाषा में जो वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक लिखी, उसमें धन को ही प्रधानता दी। इसी धन संबंधी परिभाषाओं अन्य समर्थक अर्थशास्त्रियों में अगर हम देखें तो जेबी से एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए हैं, जिन्होंने इसी धन संबंधी परिभाषा को अपना आधार बनाया। उसके अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। इसी के और समर्थकों में वाकर भी थे। वाकर एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं। वाकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। विभिन्न प्रकार इन धन को आधार बनाकर अन्य अर्थशास्त्रियों ने भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे अर्थशास्त्रियों ने इस धन संबंधी संकीर्ण परिभाषा की आलोचना की। प्रमुख आलोचनाओं के रूप में हम यह देख सकते हैं कि इसकी मुख्य आलोचनाएं क्या हैं। संक्षेप में उनको देखते हैं कि पहली जो आलोचना अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई कि इस पर धन पर बहुत अधिक जोर दिया गया, यानी संपूर्ण परिभाषा में जो केंद्रीय बिंदु माना गया वो वेल्थ यानी धन को ही माना गया। दूसरी आलोचना के रूप में हम देख सकते हैं कि इसमें आर्थिक मानव की कल्पना की गई। एक जो मानव है उसको एक आर्थिक प्राणी माना गया है, जो भी एक आलोचना का कारण बनी। तीसरी हम इसकी आलोचना कर सकते हैं
कि ये जो दायरा है एक धन का, एक संकुचित क्षेत्र को सूचित करता है, अर्थात एक व्यापक दृष्टिकोण से इस परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया। अन्य आलोचना हम कह सकते हैं कि इसमें मानव कल्याण का कहीं उल्लेख नहीं है, यानी मानव को एक आर्थिक प्राणी मात्र माना गया, उसके कल्याण के संबंध में इसमें कोई विस्तृत चर्चा नहीं की गई है। धन सच्चे सुख का प्रतीक नहीं होता, जबकि इस परिभाषा में सब कुछ ही बेस जो बनाया गया वो धन को ही बनाया गया। इस तरह की इसकी आलोचनाएं हम देख सकते हैं अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई। तो मुख्य रूप से ये हम धन संबंधी परिभाषाओं का अध्ययन किया। अन्य जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने धन के स्थान पर भौतिक कल्याण को आधार बनाकर अपनी परिभाषाओं को, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को परिभाषित करने का प्रयास किया। इस मत के प्रबल समर्थक अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल हुए हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका निर्माण 1890 में किया, में कल्याणकारी अर्थशास्त्र का शुभारंभ किया और उन्होंने मानव के कल्याण के संबंध में चर्चा करना शुरू किया। मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र मानव के साधारण व्यावसायिक जीवन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग की जांच करता है जिसका कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग को घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों में एक घनिष्ठ संबंध को कल्याण और जो उपयोग है उसके परिभाषित करने का प्रयास मार्शल द्वारा किया गया। इस मत के अन्य समर्थकों में पीगू, फिशर, वेबरिज आदि अनेक अर्थशास्त्री हुए हैं। पीगू के अनुसार आर्थिक विज्ञान की वह वस्तु आर्थिक कल्याण है। ये क्षेत्र सामाजिक कल्याण के उस भाग तक सीमित हो जाता है जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। यानी पीगू ने उस परिभाषा में कि जो कल्याण है, कल्याण के उस भाग का ही दायरा या मापन किया जिसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। इस भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषाओं की अगर हम विशेषताएं देखना चाहें जिन अर्थशास्त्रियों ने इनको परिभाषित किया, तो उनकी कुछ विशेषताएं हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय मानव एवं मानव कल्याण है, अर्थात यह मानव के साथ मानव कल्याण की बात भी भौतिक कल्याण संबंधी अवधारणाओं में की गई है। दूसरी विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र में सामाजिक, सामान्य एवं वास्तविक व्यक्ति का अध्ययन होता है। ये इन परिभाषाओं में कहा गया। अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता हम इसको मान सकते हैं। मानव के भौतिक कल्याण का अध्ययन है कि अर्थशास्त्र को इसमें मानव के एक भौतिक कल्याण का अध्ययन भी माना गया है। मुद्रा द्वारा भौतिक कल्याण का मापन संभव है, अर्थात इस परिभाषा में पीगू, वेबरिज आदि अर्थशास्त्रियों ने ये परिभाषित करने का प्रयास किया कि जो भौतिक कल्याण है उसे मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। और अन्य विशेषता में हम देख सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो मानवीय क्रियाओं का वर्गीकरण है। इस प्रकार इन विशेषताओं के बाद विभिन्न जो दूसरी विचारधारा के अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इसमें केवल मानव के भौतिक कल्याण पर ही बल दिया गया है, अन्य तत्वों को इसमें उपेक्षा की गई है। बहुत बड़ी आलोचना का यह आधार रहा है। दूसरी आलोचना के रूप में हम देख सकते हैं कि परिभाषा श्रेणी विभाजक है, विश्लेषणात्मक नहीं। इसमें मानव की भौतिक, आर्थिक व सामान्य क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इसकी इस आधार पर आलोचनाएं की गई। अन्य आलोचनाओं में देखें, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के साथ साथ मानव विज्ञान भी है। इसमें केवल सामाजिक व्यक्तियों को ही शामिल किया गया है, अर्थात व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी मानते हुए केवल सामाजिक व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। अन्य आलोचना के रूप में इस मत के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने इसके क्षेत्र को अत्यधिक संकुच कर दिया, अर्थात व्यापक दृष्टिकोण से इस परिभाषा के आधार पर अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता। ये भी इसकी आलोचना का एक प्रमुख कारण रहा है। तीसरे प्रकार के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने दुर्लभता संबंधी अपना मत दिया और इस आधार पर अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। रॉबिन्सन ने कल्याणकारी संबंधी और इस मत के जो प्रमुख अर्थशास्त्री हुए हैं, यहाँ दुर्लभता संबंधी जिसको आधार बनाया, उसमें रॉबिन्सन एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए हैं। उन्होंने इस कल्याण संबंधी परिभाषाओं
की कमी को दूर करने के लिए रॉबिन्सन ने अपनी एक बुक लिखी, ऐसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1832 में। 1932 में इस बुक को लिखा गया। रॉबिन्सन ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए बताया कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों व वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों के संबंध में करता है। रॉबिन्सन की इस परिभाषा में हम अगर देखें तो 3 तत्व मुख्य रूप से उभर कर सामने आते हैं। उन 3 तत्वों को हम यहाँ देखना चाहें कि पहला, कि व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अर्थात मानव एक इच्छाओं का दास है और उसकी जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अर्थात दूसरी हम इसकी विशेषता के रूप में देख सकते हैं कि उन इच्छाओं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधन बहुत ही सीमित होते हैं। तीसरी विशेषता के रूप में अनेक वैकल्पिक उपयोग संभव है, अर्थात जो भी साधन हम प्रयोग में ले रहे हैं उनके एक से अधिक वैकल्पिक उपयोग किए जा सकते हैं। इन 3 चीज़ों को महत्वपूर्ण रूप से रॉबिन्सन ने अपनी परिभाषा में डालने की कोशिश की कि मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं, उनकी प्राप्ति के साधन सीमित होते हैं और साधनों के वैकल्पिक उपयोग किए जा सकते हैं। रॉबिन्सन अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान न मानकर वास्तविक विज्ञान मानता है, जबकि उससे पहले के जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया। अन्य आधार पर जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने आवश्यकता विहीन संबंधी परिभाषाएं देने की कोशिश की। तो चौथे तरह के जो अर्थशास्त्री हुए हैं उन्होंने कहा, जिसमें जे.के. मेहता एक मुख्य रूप से अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका दृष्टिकोण पाश्चात्य विद्वानों से भिन्न था। जहाँ पाश्चात्य विद्वान अधिकतम संतुष्टि सीमित साधनों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके वैकल्पिक प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, उन पर जोर देते हैं, वहीं जे.के. मेहता आवश्यकताओं की कमी और उनकी समाप्ति पर जोर देते हैं। उसके अनुसार पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपनी आवश्यकता को ही कम या समाप्त कर देना चाहिए। प्रोफेसर मेहता के अनुसार अधिकतम संतोष अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति में संभव नहीं है, बल्कि आवश्यकताओं की कमी और समाप्ति में निहित है। जे.के. मेहता कहते हैं कि क्योंकि आवश्यकता अनलिमिटेड होती है, उनकी प्राप्ति के साधन सीमित होते हैं, इसलिए आवश्यकताओं को प्राप्त करने के बजाय उन्हें समाप्त करना ही ज़्यादा श्रेष्ठकर, ज़्यादा हितकर होगा। अन्य प्रकार की जो परिभाषाएं दी, जिनको हम विकास संबंधी परिभाषाएं या नवीन दृष्टिकोण संबंधी परिभाषाएं भी मान सकते हैं, और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में विस्तृत विवेचना करके कुछ परिभाषाओं को परिभाषित करने का प्रयास किया। जिन अर्थशास्त्रियों में मुख्य रूप से हम मान सकते हैं पॉल सैमुअलसन एक मुख्य अर्थशास्त्री हुए हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट यानी विकास को अपनी परिभाषा का आधार बनाया। अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है, सैमुअलसन ने कहा था कि अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि यदि व्यक्ति और समाज द्वारा मुद्रा का प्रयोग करके या बिना उपयोग किए वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों का उपभोग, विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन तथा उनके वर्तमान उपभोग और समाज के विभिन्न व्यक्ति और लोगों में किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं, उन्होंने इन चीज़ों पर बहुत ही विशेष रूप से फोकस किया। और उन्होंने इन परिभाषाओं में हम अगर देखें तो कुछ विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं कि पहली जो विशेषता के रूप में हम देख सकते हैं, चयन की समस्या एक प्रमुख समस्या है। दूसरी विशेषता के रूप में कि वस्तु विनिमय प्रणाली भी शामिल है, क्योंकि वर्तमान समय में भी वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय प्रणाली दोनों प्रचलन में है। तो सैमुअलसन आधुनिक विचारधारा के जनक हैं, जिन्होंने विकास संबंधी जो परिभाषा दी उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली को भी आधार मानकर अपनी परिभाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया। आर्थिक विकास की समस्या भी इसके एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में रही है। सैमुअलसन ने माना है कि विकास में जब जब हम प्रगति करने चाहेंगे तो उसमें समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अन्य विशेषताओं के रूप में हम देख सकते हैं कि भावी स्वरूप को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। अन्य अर्थशास्त्रियों ने केवल वर्तमान कल्याण संबंधी चर्चाओं पर ही अपना ध्यान फोकस किया, जबकि विकास संबंधी या नवीन दृष्टिकोण वाले जो अर्थशास्त्री हुए हैं, जिनमें पॉल सैमुअलसन मुख्य रूप से है,
उन्होंने भविष्य के स्वरूप को भी इसमें परिभाषित, उसका क्षेत्र, उसका एरिया, उसका नेचर, उसकी प्रकृति को भी परिभाषित करने का प्रयास किया। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंध में नए दृष्टिकोण अधिक व्यापक, व्यवहारिक एवं ज्ञात्मक हैं। इसमें सीमित साधनों और अनेक साध्यों के मध्य पारस्परिक समायोजन के द्वारा साधनों के विस्तार और विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। अर्थात इन विभिन्न आधारों पर जो परिभाषाएं हमने देखी, चाहे वो धन संबंधी परिभाषाएं हो, चाहे वो विकास संबंधी परिभाषा हो, चाहे वो कल्याण संबंधी परिभाषाएं हो, चाहे वो आवश्यकता अभिन्नता संबंधी परिभाषा हो, चाहे वो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा हो, सबका अध्ययन करने के बाद विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी, हम ये मान सकते हैं कि जो विकास संबंधी परिभाषा है, जिसको हम नवीन दृष्टिकोण कहते हैं, पॉल सैमुएल्सन जिसके एक मुख्य अर्थशास्त्री थे, ज़्यादा प्रासंगिक इस परिभाषा को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माना गया है और इसी को आधार बनाकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के न्यू आयाम, न्यू क्षेत्रों की खोज की है। हम अगला टॉपिक इसको आज यहीं समाप्त करते हैं और धन्यवाद। थैंक यू।